इग्निशन ऑन है, सीट बेल्ट लग चुकी है, रियर व्यू मिरर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीन एकदम क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप मुझे अक्सर एबीपी न्यूज़ पर सुनते हैं। आपसे बात करते हुए, समाचार पढ़ते हुए आप मुझे देखते होंगे, लेकिन अब बात होगी आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए भी। इस पॉडकास्ट का नाम है कार में पत्रकार, जहां पे मैं करूंगा आपसे और किसी एक गेस्ट से कई सारी बातें शहर की भीड़ के बीचों बीच कार से रास्ते को नापते हुए। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में एक कार में रहेगा ये पत्रकार किसी एक गेस्ट के साथ और आप तक पहुंचाएंगे कई किस्से सीधे आपके कानों तक। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के मेहमान के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड कार में पत्रकार हमारे साथ एक बहुत जानी मानी हस्ती, बहुत बढ़िया हिंदुस्तान की एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं मेरे साथ। अपने घर से हैं दिव्या दत्ता जी, जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जितने सुनने वाले हैं वो दिव्या दत्ता के फ़ैन ही होंगे। दिव्या जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। Thank you so much for having me with you. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। दिव्या जी, मेरा पहला सवाल है जो मैं अपने ज़्यादातर मेहमानों से पूछता हूँ ताकि एक रास्ता बन सके। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कौन है दिव्या दत्ता, दिव्या दत्ता की नज़र में? जी सुमित, दिव्या दत्ता की नज़र में दिव्या एक बहुत ही नॉर्मल सी बंदी है और चाइल्ड वुमन कह सकते हैं आप इसे, बहुत शरारती, जहाँ पर जब कंफर्टेबल महसूस करती है तो वो बचपना कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है, और वरना तो एक खास बड़ी सीरियस सी इमेज दे दी गई है मुझे, जिसे ढोकर मुझे हर जगह चलना पड़ता है। सो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है दोनों चीज़ें। जैसे आप फिल्मों में कैरेक्टर्स करती हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके सबसे नज़दीक हो, ताकि मेरे लिसनर्स को समझ में आए कि ऐसी हैं दरअसल दिव्या दत्ता, जो आपके सबसे क्लोज, आपके जैसा हो कोई? एक्चुअली सुमित, क्या होता है कि आप अपना कुछ ना कुछ आप हर रोल को दे देते हैं, तो आपकी एक शख्सियत में बहुत सारे रंग होते हैं। तो अगर मैंने जलेबी में कुछ अपना कुछ अग्रेशन दिया हो, तो वीर ज़ारा में मेरा चुलबुलापन था उसमें, तो ये सब मेरे हिस्से हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैं एक साइलेंट स्ट्रेंथ थी, एक साइलेंट एक्सप्रेशन था। और अगर अभी राम सिंह चार्ली की बात करें तो उसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रही। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं, तो मुझे लगता है मेरा बहुत कुछ मतलब हर रोल में गया है। सो आई हैव नो आइडिया कि मैं क्लोजेस्ट किसके हूँ, बट मे बी गिप्पी एक ऐसी फिल्म थी, या स्टैनली का डब्बा, जिसमें मैं बहुत आई वाज क्लोज टू बीइंग माय सेल्फ। राइट। आपकी आवाज़ सुन के लगता है कि आप बहुत चुलबुली, अल्हड़, मस्तीखोर टाइप की लड़की है। इज इट राइट? एब्सोल्युटली राइट। बट वो जो साइड है वो ज्यादा मुझे बाहर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता नहीं है, घर पे बहुत एक्सप्लोर हो जाता है। घर पे क्या करते हैं? सबसे ज्यादा घर पे देखिए क्या करते हैं? सबसे छोटा बच्चा मेरे घर में मैं ही हूँ। एक मेरा नेफ्यू है, मेरा भतीजा, वो 5 साल का है, और मेरी भतीजी जो है वो 2.5 साल की है, और मेरी एक पेट है। लेकिन सबसे ज्यादा शरारतें वो लोग एक तरफ और मैं एक तरफ, ऐसे होता है। तो मेरा भाई, आई थिंक मैं उससे बड़ी हूँ, बट ऐसा ट्रीट करता नहीं है। उसे लगता है कि घर में 4 बच्चे, तो वैसे ट्रीट किया जाए। तो या आई मीन आई थिंक शरारतें करना, मस्ती करना, एक आई डू थिंक पर्सनली कि कहीं ना कहीं हमें अपने बचपन को अपने अंदर संजो के रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी वैसे ही बड़ी सीरियस है। बिल्कुल, और ये तो कहा भी गया है कि जितना आदमी के अंदर बचपन जिंदा रहता है उतना आदमी जिंदा रहता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप पंजाब से आती हैं, आप पंजाब की फिल्मों की तो बहुत बड़ी स्टार हैं, पंजाब इंडस्ट्री की। लेकिन मैं बहुत ही, क्योंकि मैं खुद इंदौर में मेरी परवरिश हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं आपको पंजाब की दिव्या दत्ता कहूँ कि मुंबई की दिव्या दत्ता कहूँ, या कोई और शहर से कनेक्ट करूँ आपको? कहाँ से ज़्यादा बेहतरी से कनेक्ट किया जा सकता है? आप मुझे भारत की दिव्या दत्ता कहें, मेरी रीच बढ़ जाएगी। और क्या बात। क्योंकि एक जगह बड़ी हुई हूँ, पली पड़ी हूँ, वहाँ बचपन बीता है, टीनेज बीती, और फिर ये मेरे लिए माया नगरी जो है वो काम की नगरी है, और यहाँ बहुत सारे मित्र बने हैं, दोस्त बने हैं।
तो और स्ट्रेंजली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मैंने दोनों जगह पर बिताया, तो वो डिवाइड नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है भारत, अगर मैं कहूँ तो हर हर प्रांत को कवर कर सकती हूँ। तो जय हिंद हो जाए, भारत माता की जय हो जाए। बिल्कुल, ऑलवेज। करने की भी क्या जरूरत है, भारत माता की जय है। बिल्कुल। जी दिव्या जी, लुधियाना की लस्सी या मुंबई का वड़ा पाव? पर्सनल चॉइस। देखिए, पर्सनल चॉइस दोगे तो मैं लस्सी भी रख लूंगी हाथ में और वड़ा पाव भी रख लूंगी। मैं जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मैं कपड़े भी मिक्स एंड मैच करती हूँ एक्चुअली। और जो कि वेट एक पुट चीज डाउन हो की जाएगा सलवार उसका निकाल ली तो फिर एक्सरसाइज भी तो करनी है। मतलब देखिए, जिंदगी के शौक पूरे करना बड़ा जरूरी है लाइफ में। नहीं तो मन मार के जिंदगी निकाल दी हमने, अरे फिर किया क्या लाइफ में। सो डिसिप्लिन यस, बट करना सब कुछ चाहिए। जी। अब दिव्या जी, लॉकडाउन चल रहा है, देश पिछले 5 महीने करीब बीत गए। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 भी आ गया है। कैसे रहे ये 5 महीने आपके लिए लॉकडाउन के? क्या क्या किया आपने घर में रह के? कोई नई चीज सीखी? एक मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस था स्मिथ में, हमारे लिए, मुझे लगता है सबके लिए। क्योंकि कभी कुछ दिन ऐसे लगता था कि ये तो हमने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, इतना वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताओ, तो वाह वाह, वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस। तो और कभी आप कुछ मतलब मैं अपनी माँ की सारी रेसिपीज जो किचन में मैं सालों दर साल जी नहीं, तो फिर वो तैयार शुरू किया, उसको एक्सपेरिमेंट करना। फिर अपनी किताब लिख रही थी, दूसरी वाली, मी एंड माँ के बाद। और उसका ये हुआ कि कभी मेंटल ऐसे स्टेट होता है कि आप फट 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 सब लिखते जाते हैं, और कभी होता है कि चलो छोड़ो यार, आज नहीं, एक हफ्ते बाद लिखते हैं। तो वो चलती गई ऐसी एक मनोस्थिति, जहाँ कभी अच्छा होता है, कभी बिल्कुल आप शांत हो जाते हैं। स्ट्रेंज टाइम्स ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत कुछ रहा करने को। मैंने एड फिल्म शूट की, शॉर्ट फिल्म शूट की घर पे, फोटो शूट किए, और अभी 2-4 मेरी और रिलीजेस भी हो गई। तो और ये जो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज रहती हैं, ये आपको बहुत मसरूफ रखते हैं। सो ऐसा लगता ही नहीं कि आप काम नहीं कर रहे। जब आप शूट करने की बात कह रही हैं लॉकडाउन में, तो कैमरा कौन संभाल रहा था? कौन शूट कर रहा था? आप अलाउ कर रही थी स्ट्रेंजर्स को खुद ही? हम खुद ही को कर बुलंद इतना। तो पर बड़ा मेहनत का काम है, और इससे क्या होता है कि आप दूसरों के काम की रिस्पेक्ट और ज्यादा करते हैं, क्योंकि सेट पे हर एक का एक असाइंड काम होता है कि आप कैमरा ये संभाल रहे हैं, डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, सेटिंग वाले वो कर रहे हैं, लाइट वाले अपने कर रहे हैं। तो इधर मुझे बिठा दिया गया, और डायरेक्टर वहां से बताते गए कि ये करना है, ये करना है। और मुझे खुद सामान भी उठाना पड़ा, खाना भी बनाना पड़ा, क्योंकि वो एक एड खाने का था। तो सब्जी भी खुद ही बनाई, तैयार भी खुद हुई, बाल भी खुद किए, एक्टिंग भी खुद की, कट भी खुद किया, कैमरा भी खुद लगाया। सो इट वाज द स्ट्रेंजेस्ट एक्सपीरियंस एवर। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया आपकी किताब का, पिछली किताब का, मी एंड माँ। जी जी। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की किताबें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। क्या इंस्पिरेशन था? और मतलब उसमें आपका कम और आपकी माँ का बहुत ज्यादा जिक्र है पूरी किताब में। क्या वजह थी? किसने इंस्पायर किया? क्यों आपने वो किताब लिखी? पहले तो बताएं, आपने पढ़ी है किताब? मैंने कुछ चंक्स पढ़े, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ चंक्स पढ़े जी। आपको इंटरव्यू करना नहीं, था क्योंकि आप वही मुझे लगा कि आप बहुत फेमिलियर हैं किताब से, इसलिए पूछा मैंने। जी। तो क्या होता है, मेरे लिए मेरी माँ मेरी दुनिया रही है स्मिथ। सो इट्स बीन लाइक एक माँ का ही रोल नहीं था उनका मेरी जिंदगी में, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी, और कहीं ना कहीं मेरी बेटी बन गई थी। सो 3-4 रोल एक साथ उन्होंने जिंदगी में निभाए। और मेरा सबसे बड़ा खौफ लाइफ में ये था कि मैं कहीं उन्हें खो ना दूं, बिकॉज मैंने अपने डैडी को बहुत जल्दी खो दिया था लाइफ में। आई वाज 7। तो हमेशा बहुत चिपक के रहती थी मम्मा से। तो जब ये हो गया एंड शी लेफ्ट, तो मुझे डील ही नहीं करना है कि ये कैसे, क्या करूं अभी। तो नम हो गई एकदम। तो फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि एक ऐसी औरत जिसने दुनिया का बड़े जज्बे के साथ, बड़े जोश जुनून के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ सामना किया है, चाहे वो सिंगल मदर रही हो, चाहे विडो रही हो, चाहे जब मैंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तो सबके खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, डॉक्टर्स की फैमिली से आती थी। तो शी सेड नहीं, मेरे बच्चे को करना है तो वो करेगी, और मैं खड़ी रहूंगी उसके साथ। तो बहुत मायने रखता है एक बच्चे के लिए कि एक पेरेंट आपके ख्वाबों में इन्वेस्ट कर रहा है, और आप में बिलीफ रख रहा है, और आपका साथ दे रहा है।
तो मैं ऐसी माँ को सेलिब्रेट करना चाहती थी इसमें। सो आई थॉट कि बेस्ट चीज़ यही है कि मैं उनके बारे में किताब लिखूं। मैं खुद कैथारसिस चाहती थी, बहुत कुछ था कहने के लिए। बहुत बार मैंने सुना है कि माएँ अपनी बच्चियों को बहुत मतलब दे बिहेव टू सीरियसली एज मदर्स, एंड डॉटर्स उनको लगता है या बच्चों को लगता है कि यार मम्मी को क्यों बताएं अदर जनरेशन। तो मुझे लगा ऐसा मैंने क्यों नहीं कभी फील किया। तो आई वांटेड टू राइट ऑल दैट कि मैं तो अपनी सारी सीक्रेट सबसे पहले अपनी माँ को बताती थी, चाहे मेरे बॉयफ्रेंड्स हों, चाहे मेरी गलतियां हों, चाहे मेरे रिजेक्शंस हों। कभी शर्म नहीं फील की कि सबसे पहले जाके मम्मा को बताऊं। So I wanted, there was so much I wanted to write in this book, and hence it's more about my mother than me, because मुझे लगता है वो थी तो मैं थी। राइट, बहुत आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे ख्याल से जितने भी लिसनर सुन रहे होंगे वो भी बड़ा आसानी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग, मैं ये नहीं मान सकता कि कोई अपनी माँ से क्लोज ना हो। ज़्यादातर लोग, सभी लोग अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड होते हैं। और क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपने बड़े शानदार तरीके से उसको पेन भी किया है, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जब ऐसा कुछ हो जाए, जब सबसे करीबी चीज़ आपसे दूर चली जाए, तो कैसे संभलते हैं, क्या करना चाहिए, क्या समझाना चाहेंगी तमाम लिसनर्स को? मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस रहा है। मतलब सब लॉसेस एक तरफ और ये एक लॉस एक तरफ, और मुझे डील करना नहीं आया ऑनेस्टली काफ़ी टाइम, और डिप्रेशन में चली गई और एंग्जाइटी में चली गई, और फिर मुझे लगा कि काम में घुस जाऊं तो सोचूंगी ही नहीं इस बारे में। तो 1 साल तो मैं शायद घर आई ही नहीं मम्मा के बाद, और आती भी थी तो गाड़ी लेके सड़कों पे निकल जाती थी और नींद ही नहीं आती थी। एंड देन आई थॉट कि मैं साइकेट्रिक हेल्प लूँ, दवाइयाँ लूँ। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और इतना जल्दी कैसे हार मान ली यार, तो दवाइयाँ खा के थोड़ी जिंदा रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुद को समझा, जिंदगी को समझा, अपनी माँ को अपने अंदर और दूसरों के अंदर देखना शुरू किया, और अब जाके कहीं ना कहीं जिंदगी मैं कहूँगी कम्प्लीटली तो नहीं थमी, लेकिन बेहतर हो गई है, और बहुत कुछ सीख लिया इन 4 सालों में। एंड आई थिंक जो चले जाते हैं उनको अपने अंदर बिठा लें, उससे बेहतर जगह नहीं होगी। वहां से कोई चॉइस ही नहीं है कि वो कहीं बाहर जा सके। क्या बात है दोस्तों। तो सुना आपने दिव्या दत्ता का गुरु ज्ञान, बहुत सिंपल सी बात है। जो सबसे करीबी है, अगर वो चला गया है आपके पास से, तो उसको ढूंढना नहीं है, उसको अपने अंदर बिठा लेना है, अपने साथ रखना है, तो हमेशा हिम्मत और हौसला बना रहेगा। एक चीज़ और बताइए दिव्या जी, आप अपनी मदर की बेटी हैं, आपकी बातों से साफ हो गया, लेकिन जब आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से आ रहे थे, आपने खुद ने कहा कि डॉक्टर्स की फैमिली है, फिल्मों में काम करना, लड़की का काम करना, और इस बैकग्राउंड की फैमिली की लड़की जो पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर्स इसमें हो, कितना मुश्किल हुआ था? माँ ने तो सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने सपोर्ट किया? ऑफ कोर्स बाकी सब फैमिली जो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। एंड क्या होता है, मैं कोई इसके लिए सपोर्टिव नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्टिव थे कि कहीं ये इसे आज से 20-25 साल पहले तो बिग बैड वर्ल्ड माना ही जाता था, और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है एक अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है यहाँ पर। पता नहीं होता है कि आपके लिए कल क्या लेकर आया है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप नौकरी पर लग गए और आपकी तनख्वाह बकाया हो गई और आप मतलब सेट है लाइफ में। ऐसा हम लोग उस जहनियत से आते थे कि थोड़ा सिक्योर रहे लाइफ में। तो इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज थी नहीं, खासतौर पे जब आप बाहर से आते हैं। तो नहीं, किसी ने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये बच्ची वाकई काम करने का शौक रखती है और इसका पैशन है काम करना, तो धीरे धीरे मुझे लगता है सब साथ हो गए। एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ देम नाउ नॉट ओनली लव मी बट आल्सो लव मी। कितना मुश्किल था फिल्मों में अपने पैर जमाना, अपने आप को पुश करना, एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की, पंजाब से आई हुई, बॉम्बे में सेटल होना, कितना मुश्किल हुआ आपको उस वक्त? वेरी फ्रैंक प्लीज। यस मैं वेरी फ्रैंक नहीं, मैं डिप्लोमेसी आती नहीं है मुझे, मैं सीधा ही बोलूंगी आपको। आसान तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि किससे मिलना है। थैंकफुली मैं स्टारडस्ट से आई थी, तो उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शंस कर दिए थे मुझे, बस वो मेरे लिए उतना सही था। लेकिन उसके बाद तो बैटलफील्ड आपका है, और क्या है हमारी इंडस्ट्री में कोई किसी को मना नहीं करता। सब हाँ बोलते हैं, हाँ जरूर करेंगे, क्योंकि पता नहीं ना कल को कौन स्टार बन जाए, किसकी जरूरत किसको कब पड़ जाए।
तो इसलिए सब हाँ बोल देते थे। तो एक दिन मैं घर आई और माँ को मैंने कहा, मम्मा मैं 22 फिल्में कर रही हूँ। तो मम्मी मेरी पंजाब में थी, उन्होंने कहा अच्छा 22? आई सेड यस, आई एम गोइंग टू बी अ स्टार सून। पता चला कि उन 22 में से 20 तो बंद हो गई, बाकी 2 जो बनी उन 2 में से मुझे निकाल दिया गया कि इसकी जगह कोई और ले लेंगे। तो बहुत रोई, बहुत उदास हुई। रिजेक्शन कभी देखी ही नहीं थी लाइफ में, क्योंकि पैम्पर्ड बच्चा थी घर में, जो मांगती थी मिल जाता था। यहाँ आई और ऐसा रिजेक्शन, और मुझे लगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया कि सबने बोला कि हाँ हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और किसी ने किया ही नहीं, ऐसा कैसे धोखा दे दिया। तो वो धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये बिजनेस है और यहाँ काम कैसे होता है, ऑल दैट। तो वो एक किसी बड़े सितारे के ऑपोजिट आके लॉन्च होना तो बड़ी दूर की बात थी मेरे लिए। तो एक मल्टी स्टारर के जरिए मैं आई, और सुरक्षा में, जिसमें मेरे साथ सुनील शेट्टी थे, सैफ थे, और मतलब 3 हीरो थे, 3 हीरोइंस थी। उसमें मेरा एक गाना था और 3-4 सीन थे। वो मेरा मतलब डेब्यू फिल्म थी। तो ये सीखा कि एक फिल्म कर लो तो फिर से कुआं खोदना पड़ता है, क्योंकि हो गया एक रेफरेंस मिल जाता है, फिर से कुआं खोदना पड़ता है फिर से। लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट इसमें हो गई कि मैं ये करने तो नहीं आई, मुझे आई एम ए गुड एक्टर और मुझे अच्छी मची हुई फिल्में चाहिए। पर मैं हीरोइन के रोल्स की वेट कर रही थी कि कब आएंगे, मतलब कब शाहरुख और कब सलमान और कब गोविंदा, कब अक्षय, ये इनको लेके फिल्में मेरे को कब ऑफर होंगी। तो वो सबका सपना होता है। और लेकर भी मैं ये आई थी कि यश जी के साथ तो पक्का ही फिल्म करनी है, और वो जाके शिफॉन साड़ीज में डांस भी करने हैं। मतलब रोमांस मेरे लिए यश चोपड़ा थे। तो लेकिन फिर मेरी माँ ने एक दिन मुझे बिठाया। देखिए, मेरे इसलिए कह रही हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए बड़ी खास थी। उन्होंने कहा, बेटा किस चीज की वेट कर रही हो? तो ऐसा, मम्मा अभी आएगा ना ऑफर। तो शी सेड, क्यों आएगा तेरे पास ऑफर? तुम क्या प्रोड्यूसर की बेटी हो? तुम किसी मतलब मैं तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाली हूँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। तुम लोग जानते हैं कि तुम अच्छी एक्टर हो। आई सेड नहीं मम्मा। तो शी सेड, बेटा मैं तेरे को इमोशनल सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं तुझे फिजिकली सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिल्में मेरा फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर तुझे अपनी बाजी खुद मारनी पड़ेगी, और वो तभी होगा जब जो भी तुझे ऑफर हो रहा है वो करना शुरू कर। इंतजार मत कर, बैठी मत रह, और उस काम को इतना अच्छा कर कि लोग तुझे इग्नोर ही ना कर पाए, एंड दे हैव टू पे अटेंशन टू यू। तो तब तो बहुत छोटी थी मैं, मुझे बात ही नहीं समझ आई, लेकिन करते कराते वीर ज़ारा शुरू की मैंने। और वीर ज़ारा में इतने सारे बड़े सितारे थे, दिग्गज लोग थे इसमें। और लेकिन मेरा बड़ा दिल टूटा कि इसमें मैं हीरोइन नहीं हूँ यश चोपड़ा की फिल्म में, ना मैं शिफॉन साड़ीज पहन रही हूँ, ना कुछ पहन रही, और मुझे हीरोइन की सहेली बना दिया गया है। तो लेकिन बाद में जब स्क्रिप्ट में जब मैंने सुना और आदित्य चोपड़ा ने मुझे कहा कि एक बात तो मैं तुम्हें जरूर कह दूं कि ये फिल्म में अगर सब कोई बात करेगा तो तुम्हारी बात करेगा, which has been so true. एंड लेकिन उस वक्त मुझे इतनी मेहनत करनी थी इस रोल में कि मैं इन दिग्गज कलाकारों के बीच में कहीं ना कहीं नोटिस हो जाऊं। तो वैसा ही दिल्ली 6 में हुआ कि इतने सारे कलाकार उसमें, और एक ऐसा रोल जिसे करने के लिए मैं बड़ी नर्वस थी कि उसमें गाली भी थी, उसमें एक बॉडी लैंग्वेज अलग थी, उसमें एक डायलेक्ट वो था जो मेरा पंजाबी नहीं था, हरियाणवी था। So I wanted to prove a point कि ये भी बंदी है यार, इसको देखो। तो वो बन गया कि जो भी मैं करूं, बड़ा करूं, छोटा करूं, लोग मुझे अपने साथ घर लेकर जरूर जाएं। तो वो मेरे लिए बन गया। अब जाकर फाइनली ये हुआ कि मेरे लिए रोल्स लिखे जाते हैं, और ये जो सो कॉल्ड थक गई मैं सुनते सुनते कि आपको आपके ड्यूज कब मिलेंगे, अब वो फाइनली जाके थोड़ा बहुत मिलने लग गया है, क्योंकि ऑडियंस बदल गई, हमारे प्लेटफॉर्म्स बदल गए। तो हाँ, जिंदगी खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है, एंड नेशनल अवार्ड मिल गया। तो when I look back, it's been a bag full of I would say trial and error things, but मजा आया, क्योंकि ऐसा chaos ना हो जिंदगी में तो फिर मजा भी नहीं आता ना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ इन सब के बीच में आपने एक बात बोली, और क्योंकि आप कार में पत्रकार के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मेरा पत्रकार भाग गया है। तो अरे बाप रे, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो ये इसका मतलब ये सच्चाई है कि प्रोड्यूसर की बेटी होना, बड़े आदमी का रेफरेंस होना बॉलीवुड में होता है, जैसा कि आजकल डिबेट चल रहा है, क्योंकि नेपोटिज्म का डिबेट काफ़ी एग्रेसिव है, आप इंडस्ट्री का हिस्सा है, बाहर से आई हैं, जगह बनाई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। आप
ऐसे बिना वजह तो नहीं पूछेंगे। नहीं, एक सिर्फ उस दिन मैं रमेश जी का इंटरव्यू पढ़ रही थी, रमेश सिप्पी का, और उन्हें बहुत सही कहा है कि इससे आपको सिर्फ एक परिचय मिल जाता है इंडस्ट्री को। आप जब किसी के साथ हैं, अब जैसे मैं आई हूँ, मुझे पता ही नहीं लोग कौन है, किससे मिलना है, मैं तो गलत लोगों से भी मिली हूँ, तो मुझे क्या पता। हर कोई आपको प्रॉमिस कर देता है कि हाँ उससे मिलाते हैं आपको, अब मुझे क्या पता आप कौन है, लेकिन क्योंकि आपने वायदा कर दिया तो वैसे हमें नहीं पता, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, हमें रियल लोग पता ही नहीं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं, वो यहीं के बच्चे हैं, बस वो एक फायदा होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो टेस्ट ऑफ टाइम होता है वो आपके टैलेंट से होता है। वो चाहे आपको 2 फिल्में मिल गई हो आसानी से, लेकिन अल्टीमेटली ऑडियंस पूछेगी कि आप में वो बात है कि नहीं। सो वहाँ सब एक साथ खड़े होते हैं। सो आई थिंक ये नेपोटिज्म, ये जो डिबेट मुझे लगता है खामखामी अब बहुत ज्यादा खिंच गई है। हर जगह में फेवरेटिज्म होता है, हर जगह में। अगर मेरा भाई डॉक्टर है आज, तो मैं तो नहीं कह सकती ना नेपोटिज्म था, क्योंकि मेरे घर में सब डॉक्टर्स थे। We don't say that about other fields, then why do we say it about this field? क्योंकि पहला मौका हर एक को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उधर ही हमारा ज्यादा स्ट्रगल होता है, उधर ही ज्यादा मेहनत होती है कि शायद एक फिल्मी बच्चे को शायद जल्दी ब्रेक मिल जाए, हमें करते कराते 3-4 साल बाद ब्रेक मिले या 2 साल बाद मिले, या कैसा ब्रेक मिले वो भी नहीं पता। बस वो पहली बात होती है प्लेटफॉर्म की, उसके बाद तो सब एक साथ। मुझे लगता है उन पर ज्यादा प्रेशर होता है कि अच्छा फलां का बेटा है तो कैसा है, या फलां की बेटी है तो कैसी है। हम बिना एक्सपेक्टेशन के आते हैं, सो वी कम एज सरप्राइजेस। सो हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। क्या आप रोज डायरी लिखती हैं, नोट करती हैं चीजों को, इंसिडेंट्स को, या याद कर रही हैं सब घटनाएं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब जो चीज एक सिलेक्टिव मेमोरी जो रहती है वो बहुत कमाल की चीज है। तो एक बटन दबाना पड़ता है कि ये वाली फिल्म में क्या मेमोरी थी, तो वो धड़ एक मशीन एटीएम की तरह वो सब पैसे जैसे बाहर आते हैं, वैसी मेमोरी भी बाहर आ जाती है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। लेकिन अब जो हम चीजें कर रहे हैं वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये जितनी भी मेमोरीज हैं ये बहुत स्टार्कली क्लियर है। मैं कई बार खुद बहुत हैरान हो जाती हूँ कि कैसे याद रह जाता है ये सब, कि ये तब हुआ था, ये तब हुआ था। और किसी से मैंने एक चैप्टर शेयर किया उनके बारे में, सो दे सेड अरे मुझे तो याद भी नहीं था कि ऐसा हुआ था। सो आई डोंट नो वेयर दीस थिंग्स कम फ्रॉम, लेकिन ये सबकॉन्शियस बहुत कमाल की चीज है। राइट। अब क्योंकि आपने यादों की बात की, मेमोरीज की बात की, मुझे भी एक चीज याद आ गई अचानक कभी, जो मुझे शायद पहले ही आपसे पूछ लेना चाहिए था। आपकी बुक में मी एंड माँ में एक इंसिडेंट है आपकी माँ के बारे में, जिसमें आप जिक्र करती हैं कि उन्होंने टेररिस्ट के साथ हिच हाइक किया था। क्या इंसिडेंट था वो, क्यों नौबत आई थी वो? देखिए मतलब वो कर्फ्यू के दिन चल रहे थे पंजाब में, और गाड़ियां सब, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी तो उन्हें उनकी पोस्टिंग कहीं पर थी, कहीं ड्यूटी लगी थी, और जो उन्हें गाड़ी दी गई थी सरकारी वो खराब हो गई। और तो मेरी माँ जो थी वो ऐसी थी कि वो बिंदास थी एकदम। तो पंजाब में वैसे तो कोई निकलता ही नहीं था कर्फ्यू के टाइम, तो वो गाड़ी तो छोड़, वो चली गई यूं ही पैदल जाके हाईवे पे खड़ी हो गई कि कोई तो मिलेगा, अभी ड्यूटी कैसे छोड़ जाऊंगी, तो वापस तो आई नहीं हूँ। वहीं खड़ी हो गई और लिफ्ट मांगी किसी से, और वो गाड़ी आके रुक गई उनके पास, और उसमें 4 लोग थे। और मतलब उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली कहा हाँ जी बहन जी, एंड शी सेड मेरे को चंडीगढ़ से पहले उतार देना। So they were very respectful and they did that, and बाद में वो न्यूज़ मम्मी ने पढ़ी कि ये वाली गाड़ी का नंबर मतलब happened what had to happen. So she came and told me, I was like मम्मा ऐसे मत किया करो। और पर वो बड़ी मतलब दिलेर औरत थी। मैं तो मुझे याद है घर पे कोई आ गया था उनसे कुछ साइन लेने के लिए, 4-5 लोग, और उनके पास गन्स भी थे। तो मैं छोटी थी और जाके खड़ी हो गई उनके सामने कि अंकल आप नीचे जाओ, इनको मारने से पहले मुझे मारना है। I was like very dramatic, I don't know why, but she was so calm about it. She told them आप नीचे चलिए, मेरे घर पे मत आइए, मैं वहीं पे साइन करूंगी, and they respected it. It was so amazing. So मैंने देखा आपका एटीट्यूड हर चीज में बहुत मायने रखता है कि आप किस चीज को कैसे अप्रोच करते हैं, लोग भी उसी तरह से आपको रिएक्ट करते हैं। एक और गुरु मंत्र दिव्या दत्ता का, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। दोस्तों इसको आप बना के रखिए, वाकई में ये जीवन के मंत्र हमेशा काम आएंगे।
एक लाइन अब आप मुझे गुरु देवी ना बना दीजिए प्लीज। गुरु देवी नहीं, गुरु मंत्री बोल रहा हूँ मैं, आपको देवी कैसे बोल सकता अच्छा, आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ था 84 राइड्स के दौरान? नहीं, मैं बच्ची थी उस टाइम, तो कहीं अकेले खुद तो जाना होता ही नहीं था, लेकिन हमने एक बड़ा भाईचारा सीखा था वहाँ पे कि क्योंकि सब बंद था तो छत से छत पे कूदा करते थे। तो मम्मी दवाइयाँ भेज देती थी, तो राशन वाले से मैं दवाइयों के बदले राशन ले आती थी कूद पाद के। और किसी ने एक वीडियो खरीदा था उस टाइम पे, वीसीआर नया नया आया था, तो उनके घर सब बच्चे जाके वीडियो देख लेते थे। तो बस छतों का मामला था, जो छत कूद जाता था उसकी जिंदगी बन जाती थी। जो सड़क पे जाता था वो रह जाता था, उन्हें अंदर भेज दिया जाता था। आपकी हंसी से पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकती हैं। Is it so? अच्छा, I don't know. आपने कभी ट्राई किया? देखिए नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, बट आई मीन कॉमेडी सीन्स किए, स्टैंड अप नहीं किया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस पे विचार विमर्श किया जाए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, रिहर्सल करके देख लीजिए। अरे लॉकडाउन तो बहुत ही बिजी रहा हमारे लिए, मतलब वक्त ही नहीं है खुद के लिए। आई डोंट नो हाउ इट्स बीन सो बिजी। अच्छा, एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत बुरी यादों वाला, और एक कोई ऐसा इंसिडेंट, बुरी यादें मतलब बॉलीवुड से जुड़ी हुई, मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, मैं वो आपको भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन जो आप शेयर कर सके। और एक कोई ऐसा जिसमें आपको, जो हमेशा आपको अच्छी चीज है और हमेशा आपको याद रहती है, सकारात्मक, पॉजिटिव। दोनों फिल्मों से, कहीं से भी। अब आपकी चॉइस, अब आप स्पोर्टिंग वे में ले रही हैं, अब आपकी मर्जी। अच्छा, नहीं फिल्मों में तो I mean I particularly can't talk about one incident, लेकिन ऐसा हुआ बहुत बार कि आप, जब मैं नई आई थी तो मतलब बड़ी एक्साइटेड थी एक फिल्म करने के लिए, और चली भी गई थी सेट पे, और फिर मुझे लौटा दिया गया था और कोई और आ गई थी, तो बड़ा रोई थी, बड़ा दिल टूटा था। सो ऐसा हुआ है, मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे साथ, बहुत लोगों के साथ, आई थिंक हर एक के साथ कहीं ना कहीं होता है कि आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुए हैं। देयर बीन सो मेनी बिग स्टार्स, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनके साथ मैं दोस्त रही हूँ और जो आज के दिग्गज स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। वी सैट टुगेदर एंड आई हैव हर्ड कि हर एक को कहीं ना कहीं निकाला जाता है, उनके भी लो डेज हैं। तो हम सब एक, मुझे लगता है इस रजीम से गुजरते हैं हम लोग सब, और बड़े तगड़े होके, स्ट्रांग होकर, फिर जब आपका वक्त आता है, जब आपकी एक अच्छी फिल्म आती है, जब आपको बतौर एक्टर लोग मानने लगते हैं, तो आप यू जस्ट लुक बैक एंड स्माइल, इट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर आई थिंक। और अच्छा इंसिडेंट आई थिंक आई वुड से, मुझे मेरा पहला अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे तब तक यही था कि मैं ताली मारती थी ऑडियंस में बैठ के, और मुझे लगता था मैं कब पहुंचूंगी वहां पर और मुझे मेरा नाम कब आएगा। तो जब फाइनली आया तो बहुत नम हो गई थी कि अच्छा ऐसा होता है, आई एम एक्चुअली ऑन स्टेज। और वो जिस चीज का मैं मजाक उड़ाती थी कि सब लोग जाके सबको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू मम्मा, थैंक यू दिस वन, थैंक यू दिस वन, तो ये तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए मुझे लगा, लेकिन वो गई और मैंने जाके एग्जैक्टली वही सब बोला। क्योंकि वो आपको पता नहीं है वो मोमेंट जिंदगी में दोबारा आएगा कि नहीं। आप इतने खुश होते हो कि आप सबको शुक्रिया करना, मतलब मैंने बस पता नहीं किसको छोड़ा, ड्राइवर ही छोड़ा होगा अपना, बाकी तो सबको थैंक कर दिया था। तो ये बड़ा प्यारा इमोशनल मोमेंट था। और when I saw my family sitting there, it felt really nice कि कहीं ना कहीं कुछ सही हो गया, अच्छा हो गया। बिल्कुल। और अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स तो हमेशा अच्छे लगते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। एक चीज़ और, आप लिखती बहुत अच्छा है, तो कुछ अपना लिखा हुआ सुनाइए ना। मैं आपको अपनी कविता सुनाऊं लॉकडाउन की, या मम्मी का एक कुछ सुना दूं, जैसे आप? देखिए मैं लालची आदमी, मैं दोनों में हाँ बोलूंगा। तो फिर आप 1 सेकंड रुकेंगे, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है। जी, पहले मैं आपको मम्मा का सुना देती हूँ। श्योर। उनकी एक किताब हमने रिलीज की थी, तन्हाइयाँ, और पोइट्री की थी। और उसकी मैं आपको एक बैक स्टोरी बताती हूँ कि पंजाब में जहाँ हम रहते थे, वहाँ मतलब एक छोटा सा वो
लॉकडाउन था जी। और वहाँ मम्मी के कोई दोस्त वोस्त तो थे नहीं, हम ही थे बस और काम था। तो हम बच्चे थे तो हमसे ज्यादा शेयर होता नहीं था, तो जो भी होता था उनके मन में वो कविताओं के जरिए लिख के कागज पे लिखती थी और वो कागज ऐसा क्रम्पल करके उसे डस्टबिन में फेंक देती थी कि हो गया आउटलेट। तो हम दोनों बच्चे, मैं और मेरा भाई, वो चुपके से जाते थे और वो जो कागज के टुकड़े होते थे उन्हें उठा के संभाल देते थे। और बहुत सालों के बाद उन कागज के टुकड़ों की एक किताब बनी, तन्हाइयां, और मम्मी के बर्थडे पे लॉन्च की और सुनील दत्त साहब ने उसे लॉन्च किया। और तो एक उनकी जो पोएम है छोटी सी, वो मुझे हमेशा मेरी बड़ी फेवरेट है। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ, कभी कभी उनसे पूछ लेती, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊं, जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊं। तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह, किसी अंधेरे दूर, कहीं दूर खो जाता है, फिर भी मैं अक्सर सितारों से बात करती हूँ। बहुत खूब, एक्सीलेंट, थैंक यू। तो ये तो थी मेरी माँ नलिनी दत्ता और ये रही दिव्या दत्ता जो लॉकडाउन में कविता लिखी। मम्मी जी को सादर प्रणाम, मम्मी जी को सादर प्रणाम, और दिव्या जी के आगे वो तो आप वहीं से कर दें। हाँ, यहीं से कर रहा हूँ। सादर प्रणाम ले लिया जाएगा। जी, वो तो अब अंदर रहती हैं, मेरे दोनों महिलाएं साथ में ही हैं जी। तो मैंने लॉकडाउन में ये कविता लिखी थी और इसे बहुत सारा प्यार मिला था। इवन बच्चन साहब ट्वीटेड अबाउट इट, सो मैं आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे, वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे, वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक धमाचौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर.डी. बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयां करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, जब बाई आएगी तो सब काम उस पर नहीं छोड़ेंगे, एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट करते रहे। सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहे। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहे। बहुत खूब। जब सब ठीक होगा तो ये सब करते रहिएगा। मेरे ख्याल से ये तो एंथम होना चाहिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद। और हिंदुस्तानी को आपने बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसानी से, बहुत ही सेंसिटिव बातें समझा दी हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। घर में काम करने वाली जो हेल्प आते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो पेट्स हैं, उनका ध्यान रखना। दिव्या जी, आप बहुत सेंसिटिव एक्ट्रेस हैं और शायद आपकी सक्सेस का रीज़न भी यही है कि आप जितनी सुंदर एक्ट्रेस हैं उतनी सुंदर आपकी आत्मा है, सोल है। आपने थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें की और मतलब ये सफर में चाह रहा था खत्म ना हो, कुछ और चले, लेकिन मैं डेस्टिनेशन पर आ गया हूँ। कार में ये एपिसोड मुझे खत्म करना होगा। जाते जाते एक आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा, कोई एडवाइस, कोई सलाह अपने तमाम फैंस को, लिसनर्स को देना चाहेंगी आप? बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने आप से दोस्ती जरूर करें। हम लोग अपनी जिंदगी में अपने आप से ही भागते रहते हैं। ये मौका लॉकडाउन का शायद हमें इसलिए मिला कि कहीं ना कहीं हम खुद को और अच्छी तरीके से जाने। मैंने की, आई थिंक आई बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड, एंड आप भी करें। इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। और अपने आसपास कुछ अगर आपको लगे कि कुछ दोस्तों को, कुछ स्ट्रेंजर्स को आपकी जरूरत है तो प्लीज बी सेंसिटिव टू देम। हम बड़े सेंसिटिव वक्त से गुजर रहे हैं और एक दूसरे को नीचे ना खींच के अगर हाथ पकड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। एंड आप सबको ढेर सारा प्यार किया आपने, मुझे इतने साल अपना प्यार सिर्फ बढ़ाया है मेरे लिए।
सो तहे दिल से शुक्रिया, और आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। शुक्रिया। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। और मैं खूब सारी दुआएं भेजता हूँ कि आप सुरक्षित रहें इस लॉकडाउन में, इस बीमारी में, इस महामारी में हम सब सेफ रहें। आप और मैं मिलकर साथ में ये दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग वापस नॉर्मल हो, लेकिन ये सब याद भी करते रहें, जैसा कि आपने लिखा है कि इसको भूलना नहीं है, इन सब चीज़ों को संभाल कर रखना है, इसको अपना कर रखना है। थैंक यू दिव्या दत्ता। आपकी बहुत लंबी फेहरिस्त जो है फैंस की, उसमें आज एक और नाम मेरा ऊपर भी जुड़ गया और नीचे भी जुड़ गया, 2 बार है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू सो मच। लवली। You have arrived at your destination. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ कार में पत्रकार। वापस आऊंगा आपसे बात करने किसी और फेमस चेहरे की आवाज के साथ। तब तक जिंदगी में खुश रहिए और सुनते रहिए एबीपी पॉडकास्ट। बाय बाय। This is an ABP Life podcast.